अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम ब्लड मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम रेड ब्लड सेल के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अनीमिया। ठीक है, अनीमिया। अब अनीमिया जो है, अनीमिया हमारे पास डिफरेंट तरह से अनीमिया को जो है क्लासीफाई किया हुआ है। देखें, सबसे पहले जो है अनीमिया की जो है डेफिनेशन क्या है। अनीमिया की डेफिनेशन जो है वो क्या है, डिक्रीज रेड ब्लड सेल मास। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो मास है वो डिक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं इसको जो होता है अनीमिया। ठीक है, इसको अनीमिया। ओके, अब देखें नॉर्मल अगर हम देखें ना, हम जो होती है रेड ब्लड सेल मास को हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम करते क्या हैं, जो इसके जो होते हैं ना सीरोगेट जो मार्कर्स होते हैं ना रेड ब्लड सेल के लिए, वो हम मेजर करते हैं। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से मार्कर होते हैं, हीमोग्लोबिन हम चेक करते हैं ब्लड के अंदर, हम करते हैं रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम है वो देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम देख लेते हैं। फिर उसके बाद और हम क्या देखते हैं रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम के अलावा। ठीक है, वॉल्यूम के अलावा हम और क्या देखते हैं, हम हेमाटोक्रिट देखते हैं। ठीक है, हेमाटोक्रिट। ओके, अब जो हमारे पास रेड हीमोग्लोबिन होती है, नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होती है, ये देखें रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल होते हैं, ये जो होते हैं ये ऑक्सीजन जो होती है ये कैरी करते हैं। और ऑक्सीजन कैरी करके ये जो ऑक्सीजन होती है इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस में, टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन। और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है वो बैग चली जाती है किसके अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, इनका जो फंक्शन क्या है, जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर होती है हीमोग्लोबिन, और ये करते क्या हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो होती है वो जो बॉडी से जो होती है वो बाहर निकालते हैं थ्रू द लंग। ठीक है, लंग के ज़रिए। ओके, तो ये अपने पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। ये सारी बेसिक बातें ये आपने जो है पैथों में सारी की हुई हैं। अब देखें नेक्स्ट, उसके बाद अगर रेड ब्लड सेल जो वॉल्यूम है, रेड ब्लड सेल जो वॉल्यूम होता है, सेकंड हमारे पास देखें RBC रेड ब्लड सेल वॉल्यूम। अब रेड ब्लड सेल वॉल्यूम जो होता है ये हम चेक करते हैं, रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम होता है इसको हम चेक करते हैं ब्लड के अंदर जो होता है। जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो हम इसके अंदर देखते हैं कि रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम है वो कम है या ज़्यादा है। तो इसकी बेस पे भी हमने जो होता है उसको हमने चेक करना होता है, हमने अनीमिया का। ठीक है, फिर थर्ड पे हमारे पास आ जाता है हीमेटोक्रिट। अब हीमेटोक्रिट क्या होता है कि देखें, ये हमारे पास अगर हमने वन जो होता है ये इसके अंदर ये हमारे पास ये देखिए हमने ब्लड लिया, हमने ब्लड उसका जो होता है ब्लड सैंपल लिया और एक हमने ट्यूब में रख लिया। ठीक है, ब्लड उसकी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। ये ब्लड पड़ा हुआ सारा इसके अंदर। ठीक है, ब्लड है इसके अंदर, सारा प्लाज्मा सारा कुछ पड़ा हुआ है, इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। तो अब ये होता है कि जो हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं ना वो सारे जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, वो नीचे आ जाते हैं, ये सारे ब्लड सेल नहीं होते। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ब्लड सेल नीचे आ जाते हैं। और ऊपर हमारे पास क्या रह जाता है, ऊपर हमारे पास रह जाता है ये सारा प्लाज्मा। ठीक है, ये रह जाता है प्लाज्मा। तो हमारे पास जो ब्लड जो सेल्स आते हैं ना, ये हमारे पास कितने आते हैं, 45%, ऑलमोस्ट 45%। और 55% जो होता है हमारे पास होता है प्लाज्मा। और ये जो 45% होता है इसको हम कहते हैं हीमेटोक्रिट। ठीक है, हीमेटोक्रिट। तो ये इससे भी हम मेजर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल के जो होते हैं हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जाते हैं ज़्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल पड़े होते हैं, थोड़े से वाइट ब्लड सेल वगैरह भी होते हैं, दूसरे सेल भी होते हैं। ठीक है, तो अब ये होता है कि अब जब उसके रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी होगी तो उसका जो होगा हेमाटोक्रिट ये वाला काउंट होगा वो कम हो जाएगा। अगर ये 45% है तो 45% से कम हो जाए, लाइक 35 रह जाए, तो हम कहेंगे इसको क्या हो जाएगा, इसका हेमाटोक्रिट कम है। इट मीन इसको जो है रेड ब्लड सेल का जो मास है वो कम हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको जो है अनीमिया हो गया। अब देख लें मैन का जो हेमाटोक्रिट है, अगर जो है मैन के अंदर जो है वो मेल के अंदर जो है वो हेमाटोक्रिट लेस देन 41% हो तो हम कहते हैं इसको जो है वो अनीमिया है। और हीमोग्लोबिन जो होती है लेस देन 13.5, नॉर्मल होती है 13.5 टू 17.5 मेल के अंदर ग्राम पर DL। और अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन के अंदर हेमाटोक्रिट जो होता है वो लेस देन 36 परसेंट हो और हीमोग्लोबिन लेस देन 12% हो। हीमोग्लोबिन जो होती है और हेमाटोक्रिट कम क्यों होता है, रेड ब्लड सेल कम क्यों होते हैं फीमेल के अंदर, तो इसकी रीज़न दो हैं उनके। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, साइकिल, और सेकंड होता है एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रोजन
ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या होता है कि उनकी हर मंथ जो होती है उनकी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से जो होता है आयरन उनका जो होता है वो उनका जो होता है वो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लॉस हो रहे होते हैं, जिससे क्या होता है उनको जो होता है और आयरन लॉस हो रहा होता है, उसके साथ तो उनको क्या होता है उनको जो होता है वो उनको हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है और हेमाटोक्रिट कम होता है। और एस्ट्रोजन से क्या, एस्ट्रोजन कैसे कम करती है हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर, वो एस्ट्रोजन जो होती है वो रेड ब्लड सेल की जब प्रोडक्शन हो रही होती है बोन मैरो में, तो उससे जो होता है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को जो होती है वो इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है उनके अंदर थोड़ा सा अमाउंट होती है, उसकी वैल्यू होती है रेड ब्लड सेल की, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। देन उसके बाद जो हमारे पास होते हैं ना अनीमिया होते हैं, ठीक है, अनीमिया, तो इसको देख लें, इसको क्लासीफाई किस बेस पे किया हुआ है। अनीमिया को हमने क्लासीफाई किया हुआ है इसके जो साइज़ की बेस पे, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, साइज़ का जो होते हैं हम कहते हैं उसको मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है ना, ये रेड ब्लड सेल का कितना है, ये 80 टू 100, ठीक है, ये कितना है 80 टू 100 इनका जो है रेड ब्लड सेल का जो है वॉल्यूम है माइक्रोमीटर क्यूब। तो ये आपने याद रखना है, ये होता है हमारे पास 80 टू 100, ये नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल है। अगर किसी का ये हो कि किसी के अंदर जो होता है रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम है वो लेस देन 80 हो जाए, लेस देन 80 हो जाए मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो हम उसे कहते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोसिटिक, उसे कहते हैं माइक्रो, उसका MCV लेस देन 80 हो गया, MCV, ठीक है, MCV लेस देन 80 हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, इस अनीमिया का क्या नेम है, माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। अगर उसका ये हो कि उसका जो होता है हीमोग्लोबिन का जो उसका जो मीन MCV जो है मोर देन 100 हो, मोर देन 100, नॉर्मल 80 टू 100 होता है, मोर देन 100 हो तो उसको उसे कहते हैं मैक्रो इनलार्ज सेल का साइज होगा, मैक्रोसिटिक अनीमिया, ओके, मैक्रोसिटिक अनीमिया। अगर ये हो कि उनका जो रेड जो होता है जो हमारे पास MCV है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो 80 टू 100 हो, ठीक है, MCV 80 टू 100 हो, तो फिर हम क्या कहते हैं इसको नॉर्मोसिटिक अनीमिया, ठीक है। तो अनीमिया को हमने किस बेस पे क्लासीफाई किया हुआ है, इसका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की बेस पे, ठीक है। जैसे ही हमने देखें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो होता है हेल्प करती है जब हम रिपोर्ट देखते हैं। देखें फॉर एग्जांपल हमने किसी पर्सन का CBC करवाया, ठीक है, CBC करवाया, सबसे पहले उसका देख लिया जी हमने हीमोग्लोबिन, हमने देख लिया हीमोग्लोबिन। अब हमने हीमोग्लोबिन देख लिया, उसका जो होता है हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल उसका 10 है, तो हम कहते हैं इसको जो है अनीमिया है। अब हमें नहीं पता इसको अनीमिया जो है कौन सी टाइप का है, तो फिर हम उसका देखते हैं जी MCV, ठीक है, MCV देखा, MCV हम देखते हैं, MCV यहाँ तो उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, 80 टू 100 से यहाँ तो ज़्यादा होगा, यहाँ इससे कम होगा। अगर इससे कम है तो हम कहेंगे इसको जो अनीमिया है वो इसको जो है माइक्रोसिटिक अनीमिया है। अगर 80 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसको जो अनीमिया है वो कौन से है, वो इनको मैक्रोसिटिक अनीमिया, 100 से सॉरी ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक अनीमिया है। अगर ये नॉर्मल रेंज में तो हम इसे कहते हैं नॉर्मोसिटिक, इसका जो है वो नॉर्मोसिटिक अनीमिया है इसको, ठीक है। तो ये इस तरह हम जो रिपोर्ट देखते हैं तो इसकी बेस पे हम जो होता है हमें वो पता चल जाता है, फिर हमने होता है हम वो लिमिटाइज हो जाते हैं कि अब हमने हमारे पास मैक्रोसिटिक अनीमिया आ गया है या माइक्रोसिटिक अनीमिया आ गया, फिर उसमें जो हमारे पास जो काजेज़ होती हैं उसको हमने रूल आउट करना होता है। अब देखें जो हमारे पास जो है माइक्रोसिटिक अनीमिया है, इससे पहले करने से पहले आपको मैं रेटिकुलोसाइट इंडेक्स बता दूं, ये क्या होता है। हमारे पास जो रेटिकुलोसाइट करेक्टर रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, ये जो होता है ना, इसको जो है अभी जो है हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको ना इसका ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो होता है ना ये मोस्टली हम जो चेक करते हैं ना हम नॉर्मोसिटिक अनीमिया में करवा रहे होते हैं, इसमें हमें ज़रूरी होता है नॉर्मोसिटिक अनीमिया में, ठीक है। तो ये अभी आपने इसको स्किप करना है। अब देखें हमारे पास सबसे पहले माइक्रोसिटिक अनीमिया आ गया, तो माइक्रोसिटिक अनीमिया अगर हम बात करें माइक्रोसिटिक, हमारे पास माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है, माइक्रोसिटिक अनीमिया। अब माइक्रोसिटिक अनीमिया जो होता है ना, इसकी रीज़न क्या होती है, इसके अंदर जो इसकी काज क्या होती है, मोस्टली हीमोग्लोबिन जो होते हैं ना,
ग्लोबिन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है, हीमोग्लोबिन कम होती है। जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रेड ब्लड सेल जो होंगे ना, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। अब हीमोग्लोबिन जब कम होगी तो रेड ब्लड सेल जो होंगे, ये जो होंगे हमारे पास, ये पेल से हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, ये रेड ब्लड सेल जब इनकी प्रोडक्शन हो रही होगी तो प्रोडक्शन होती है किस तरह नॉर्मली होती है, ये रेटिकुलोब्लास्ट बनते हैं जो तुम्हारे पास जो होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं। फिर उसके बाद इनका जो साइज़ होता है ना वो कम होता जाता है, छोटे से छोटा होता है। फिर उसके बाद लास्ट पे क्या बचता है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल होती है, इसे हम कहते हैं जी एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर जो होता है उसको जो हो अनीमिया हो, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो, तो हीमोग्लोबिन कम होगी सेल की, तो सेल डिवीजन करता जाएगा। जब एक टाइम आएगा हीमोग्लोबिन अब इस लेवल पे भी कम है, जब उसने नॉर्मल सेल का साइज़ होना था, तो वो क्या करता है, इसको कंपनसेशन को पूरा करने के लिए हीमोग्लोबिन जो कम है उसके अंदर जो उसकी अमाउंट कम है, तो वो एक और एक्स्ट्रा डिवीजन करवा देता है, एक एक्स्ट्रा डिवीजन करवा देता है। एक्स्ट्रा डिवीजन की वजह से उसका क्या हो जाता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा डिवीजन की वजह से उसका जो साइज़ होता है वो लेस देन 80 रह जाता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया। और माइक्रोसिटिक अनीमिया की काज क्या होती है, उसको जो होता है हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो कम होता है, जिससे उसको माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है, ठीक है। अब माइक्रोसिटिक अनीमिया है, माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है, माइक्रोसिटिक अनीमिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल माइक्रोसिटिक अनीमिया, तो अब देखें माइक्रोसिटिक अनीमिया है तो सबसे पहले आपने जो है इसका ना आपने देखना है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के डिफेक्ट किस तरह हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन सबसे पहले देखें तो इसमें क्या होता है, ग्लोबिन होती है और इसके अंदर हीम होती है, ठीक है। हीम और ग्लोबिन से बनता है, और हीम किससे बनता है, आयरन से और प्रोटोपोरफायरन से, प्रोटोपोर फायरन से, ठीक है। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ये हो कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, जब उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा, उसकी आयरन और प्रोटोपोरफायरन ने मिलकर बनाना था हीम, तो अब क्या होगा, उसकी हीम भी कम हो जाएगी। जब आयरन कम होगी तो हीम कम हो जाएगी। हीम और ग्लोबिन ने मिलकर बनाना था हीमोग्लोबिन, जब हीम ही कम है तो ग्लोबिन तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बना सकती, तो हीमोग्लोबिन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो उनको क्या हो जाएगा, उनको माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट। अब उसके बाद और क्या काजेज़ हो सकती हैं, और काज ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर अगर कोई पर्सन को कोई क्रोनिक कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है बॉडी के अंदर, रूमाटाइड आर्थराइटिस है, उसको कोई क्रोनिक जो डिजीज़ चल रही है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो समझती है कि उसको जो होता है यहाँ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल जो इन्फेक्शन है, तो बॉडी समझती है कि इसको जो होती है ये बॉडी जो होती है वो क्या रिलीज़ करवाती है लीवर से, वो रिलीज़ करवाती है हेप्साइडन, ठीक है, हेप्साइडन। क्योंकि जो बॉडी समझती है कि इसको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो आयरन जो होता है वो यूज़ करता है, ठीक है, एज अ एनर्जी। तो वो जो आयरन होती है ना, बॉडी हेप्साइडन रिलीज़ करवा के आयरन को जो होती है ना, वो जो हमारे पास स्टोरेज साइट है उधर ये लॉक कर देती है आयरन को। हमारे पास क्या होती है, हमारे जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो लीवर से क्या प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है हेप्साइडन, हेप्साइडन। अब ये जो हेप्साइडन होता है ये क्या करवाता है, ये जो हेप्साइडन होता है ये जाता है भाई जी, हेप्साइडन जो होता है ये जाके क्या कर, ये हेप्साइडन जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो होती है ना हमारे पास स्टोरेज साइड पे जो लीवर के पास या बोन मैरो के पास जो मैक्रोफेजेस के अंदर स्टोरेज फार्म होती है आयरन की, फेराटिन की, उसको इसके अंदर ही लॉक कर देता है। जब उसके अंदर लॉक कर देगा तो अब आयरन रिलीज़ नहीं होगी। जब आयरन रिलीज़ नहीं होगी तो वो क्या, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, आयरन रिलीज़ नहीं हो रही तो वो इसमें हिस्सा ही नहीं ले रही प्रोडक्शन में, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन नहीं होगी, हीम कम होगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी हमारे पास अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़। हमने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी देख लिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी देख लिया। अगर फॉर एग्जांपल किसी के अंदर प्रोटोपोरफायरन है, उसकी डेफिशिएंसी है वो कम है, वो कम बन रही है, तो उसको क्या होगा, उसकी हीम नहीं बनेगी। जब हीम नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन कम होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिटोप्लास्टिक अनीमिया। और अगर किसी के अंदर ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट है, ग्लोबिन चेन नहीं बन रही, ग्लोबिन चेन नहीं होगी, हीम इसके साथ जब ग्लोबिन चेन नहीं है तो हीम तो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, तो उससे हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो उसे हम कंडीशन को कहते हैं थैलासीमिया। तो ये हमारे पास आ गए माइक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। बाकी जो है हम जो साथ साथ जब करते जाएंगे तो हम माइक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक अनीमिया को भी, उसको भी हम इसका टेबल से देख लेंगे, ठीक है।
अभी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मैंने आपको बता दिया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्यों, आयरन कम होगा, हीम कम बनेगी, जब हीम कम बनेगी तो उसको क्या होगा, उसको हीमोग्लोबिन कम होगी, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया से कहते हैं, ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। और ये मोस्ट कॉमन है हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है। आपने ये पॉइंट नोट कर लेना, ये सारे जो है हमारे पास पैथो के पॉइंट है, ठीक है, तो इनको मैं अभी इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमारे पास मोस्ट कॉमन जो एनीमिया होता है ये कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है वर्ल्ड वाइड हमारे पास। और इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, डोडिनम से रीअब्जॉर्ब होता है। कहाँ से होता है, डोडिनम से रीअब्जॉर्ब होता है। आयरन की दो फार्म होती हैं बॉडी के अंदर, दो फार्म आती हैं आयरन की, Fe2 पॉजिटिव फार्म और Fe3 पॉजिटिव फार्म। जो Fe2 पॉजिटिव फार्म होती है इसे हम कहते हैं हीम फार्म, हीम फार्म। और ये हमारे पास कौन सी क्या होती है, रिड्यूस फार्म होती है, रिड्यूस फार्म। और Fe जो 3 पॉजिटिव फार्म होती है इसे कहते हैं नॉन हीम, हीम आयरन या हीम फार्म, नॉन हीम फार्म। और ये कौन सी होती है, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज फार्म होती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज फार्म होती है, ओके, ऑक्सीडाइज फार्म होती है। और ये इसका जो सोर्स क्या होता है, Fe2 फार्म होती है, ये हम कहाँ से होती है, हमें मिलती है, ये हमें मीट से मिलती है। और ये जो हमारे पास Fe3 फार्म होती है ऑक्सीडाइज जो नॉन हीम फार्म होती है, ये वेजिटेबल से जो होती है हमें मिलती है, ठीक है, वेजिटेबल से मिलती है। तो ये आपने इनके पॉइंट याद रखने हैं, हीम के जो होती है हमारे पास। और जो हीम हमारे पास अब्जॉर्ब होती है, जो बॉडी में जाती है, ब्लड में जाती है, वो कौन सी हीम होती है, वो हमारे पास जो हीम रिड्यूस फार्म होती है वो मोर रेडली अब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू जो होती है हमारे पास Fe3 फार्म होती है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास प्लांट से आती है, जो हमारे पास Fe3 फार्म होती है इसे ऑक्सीडाइज फार्म कहते हैं। और जो आयरन फ्राम द मीट जो होती है वो रिड्यूस फार्म होती है Fe2 फार्म। और 80% जो फंक्शनल आयरन फाउंड इन द हीमोग्लोबिन, जो आयरन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है 80%, ठीक है। रेस्ट जो होती है वो स्टोर होती है किसके अंदर, मैरो मैक्रोफेजेस के अंदर, मायोग्लोबिन और एंजाइम के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि जो 80% होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो होती है वो हीमोग्लोबिन बना देती है, और 20% जो होती है वो मैरो के जो बोन मैरो के मैक्रोफेजेस और लीवर के जो मैक्रोफेजेस होते हैं और कुछ एंजाइम उनके अंदर जो होती है वो स्टोर होती है। अब हमारे पास एक आपने याद रखना है कि जो विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी का क्या फंक्शन होता है, जो विटामिन सी होता है ये क्या करता है, ये हमारे पास जो आयरन है उसकी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवा देता है, रिड्यूस ऑक्सीडाइज आयरन एंड इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट आयरन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आयरन जो होती है ना ये जो रिड्यूस करवा देता है ऑक्सीडाइज फार्म को, Fe3 फार्म से Fe2 फार्म में कन्वर्ट करवाता है आयरन को, जिससे क्या होता है आयरन बॉडी से जो ज़्यादा उसकी जो गट से GIT से उसकी जो डोडिनम से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट उसके बाद देखें काजेज़। तो काजेज़ आपने सिंपली जो है इसमें तो आपने इस तरह लिखना है, इसमें सबसे पहले आपने लिखना है जो होता है इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट्स हो गए, चिल्ड्रन। फिर उसके बाद आपने लिखना है अडल्ट, अडल्ट मेल, अडल्ट फीमेल, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया ओल्डर्स। तो देखें जो इन्फेंट में होते हैं ना, जो मैं आपको एक एक दो दो काजेज़ बताऊंगा मोस्ट कॉमन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट के अंदर होती है मोस्ट कॉमन जो काज होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर आयरन का लेवल कम होता है, आयरन की कम की वजह से जिससे क्या होता है उनकी जो होती है आयरन डेफिशिएंसी, जो इन्फेंट के अंदर डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो होती है ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, जब ग्रोथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा खाते पीते भी नहीं हैं, तो उनको जो होता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से उनकी जो होती है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, ओके। देन उसके बाद आ गया जी अडल्ट मेल होते हैं। अडल्ट मेल की बात करें तो इसके मोस्ट कॉमन काज है, ये MCQ आता है, वो क्या है, वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो इसको मार्क कर लें, मोस्ट कॉमन काज इन मेल के अंदर क्या है, वो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। और मोस्ट कॉमन काज इन फीमेल के अंदर क्या है, वो हमारे पास मेनोरेजिया, मेनोरेजिया होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है। मोस्ट कॉमन काज है आयरन की, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। और ओल्डर्स जो होते हैं उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन काज होती है वो होती है पॉलिप्स, पॉलिप्स एंड कोलोरेक्टल कैंसर्स।
तो ये जो है ये आपने पॉइंट कभी नहीं भूलने, ये इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रन, अडल्ट, अडल्ट फीमेल और अडल्ट होते हैं, इनकी जो काजेज़ हैं ये आपने याद रखनी है। अब कुछ एक्स्ट्रा जो हैं वो आपको बता देता हूँ। और उसके बाद होती हैं ब्लीडिंग हो, तो अगर ब्लीडिंग हो तो तब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। जब भी ब्लड लॉस होता है तो उसको आयरन भी लॉस होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। तो आयरन भी लॉस, जब ब्लड लॉस होता है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो अब देखें उसके बाद और क्या काजेज़ हैं, और आपने जो याद रखनी है, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होते हैं ना, डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं, डेवलप कंट्री के अंदर क्या है, वो कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, ठीक है, और पोलिप वगैरह हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं ना, उनके अंदर जो होते हैं ना, जो हमारे पास काजेज़ होती हैं इसकी आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया, तो हुकवर्म होते हैं, एंड उसके बाद जो होते हैं ना शिस्टोसोमेसिस होते हैं, ये जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये गट से ना ब्लीडिंग करवाते हैं, ब्लड लॉस होता है इससे गट से ना, ये जब इधर गट का इन्फेक्शन करवाते हैं, जब इन्फेक्शन होगा तो जिससे क्या होगा, जैसे इनसे ब्लीडिंग होगी, जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस होगा, जब भी ब्लड लॉस होता है तो उसको क्या, उनको क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो ये भी आपने हो गया, मेनोरेजिया भी हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर। और उसके बाद हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल किसी कोलिसिस्टेक्टमी करवाएं तो ये भी है, ये एमसीक्यू होता है, सिंपल आप इसमें डायग्नोज बना लेंगे। कोलिसिस्टेक्टमी करवाया है तो जब स्टमक जो होता है, हमें फॉर एग्जांपल कोलिसिस्टेक्टमी करवा दिया, स्टमक को रिमूव करवा दिया, स्टमक को जहाँ पार्शल करवा दिया है, यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब उसकी ना एसिड की जो प्रोडक्शन होगी ना वो कम हो जाएगी, एसिड कम बनेगा, मीन HCl, ठीक है, HCl की प्रोडक्शन कम होगी। जब HCl कम बनेगा तो HCl का एक फंक्शन था, ये HCl जो होता है ये Fe3 पॉजिटिव फॉर्म को कन्वर्ट करती है Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, जो रिड्यूस फॉर्म होती है। तो ये जो होती है ये आगे डोडिनम से अब्जॉर्ब हो जाती है, ओके। बट जब भी जो गैस्ट्रेक्टमी हो जाएगा तो एसिड की प्रोडक्शन कम होगी, Fe3 फॉर्म जो Fe2 फॉर्म में नहीं जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे उनको वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या काज हो सकती है, सीलियक डिजीज़ हो सकती है, जो भी डोडिनम की काज है, ये फॉर एग्जांपल डोडिनम है और सीलियक डिजीज़ है, इधर जो होती है उसकी जो होती है सीलियक डिजीज़ है, और उसकी कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब नहीं हो रही है, इंटीरोसाइट वगैरह डैमेज हो गए हैं उसके, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब उसकी जो होगी वो अब्जॉर्प्शन होगी, ये हम GIT में पढ़ेंगे ये वाला सीलियक डिजीज़। तो जहाँ से आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो सीलियक डिजीज़ भी इसकी काज है। देन उसके बाद आ गया ये क्लिनिकल फीचर, जो इम्पोर्टेंट इसका जो है क्लिनिकल फीचर। अब क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, जब भी किसी को अनीमिया होता है तो अनीमिया के पहले तो आपने जो सिम्टम्स है ना, कॉमन सिम्टम्स ऑफ अनीमिया, तो ये आपने याद रखना है। फिर हम आपको मैं स्पेसिफिक बताऊंगा आयरन डेफिशिएंसी के क्या होते हैं। तो अनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, जब भी अनीमिया होता है इट मीन कि उसके रेड ब्लड सेल कम हो गए हैं। जब रेड ब्लड सेल कम हो गए हैं तो वो ऑक्सीजन कैरी करते थे और ऑक्सीजन कैरी करके डिलीवर कर रहे थे टिश्यू को, तो ऑक्सीजन जो होगी डिलीवरी टिश्यू को कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन जो होगी कम हो जाएगी, डिक्रीज डिलीवरी टू टिश्यू, जब इसको टिश्यू को डिलीवरी कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, डिक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू इज़ कॉल्ड हाइपोक्सिया। तो उनको होगा हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया के सिम्टम्स आएंगे। और हाइपोक्सिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक मिनट, हाइपोक्सिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोक्सिया में जो है देखें, हाइपोक्सिया के सिम्टम क्या होते हैं, उसको जो होगा डिक्रीज़ ऑक्सीजन होगी एंड ATP की प्रोडक्शन कम होगी, तो उनको क्या हो जाएगा, उनको जो होगा जी उनको लाइक उनको एक तो वीकनेस होगी, ठीक है, फटीग होगी, फटीग होगा। जब भी हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और डिस्निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया होगा, ठीक है, डिस्निया होगा, वीकनेस होगी, फटीग हो गई, डिस्निया होगा। और उसके अलावा क्या होगा, ब्रेन को ब्लड कम जाएगा, जब ब्रेन, क्योंकि ऑक्सीजन जो हो गई वो रेड ब्लड सेल कम है, अनीमिया है, सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगी तो उसको जो होगा हेडिक होगा, उनको हेडिक होगा, लाइट हेडेडनेस होगा, हेडिक होगा, लाइट हेडेडनेस होगा। और उसके अलावा क्या होगा, और अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है इनको पहले से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पहले इनकी जो कोरोनरी आर्टरी अक्लूड हुई पड़ी है और आगे ब्लड कम जा रहा है, और ऊपर से क्या होगा, उसको अनीमिया होगा, और आगे ब्लड कम जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा इट मीन ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी उनको,
जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, हमारे जो हार्ट होगा, जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो उससे क्या होगा, उसको जो होगा उसको चेस्ट पेन होगी, जिसे हम कहते हैं एंजाइना, ठीक है। तो एंजाइना होगा अगर प्री एग्जिस्टिंग उसको जो है वो पहले से कोई डिजीज़ है, एंजाइना होगा, ठीक है। तो ये जो है अपने सिम्टम्स कॉमन से याद रखने हैं, वीकनेस, फटीग, डिस्निया, हेडेक, एंजाइना होगा, ठीक है। तो ये आपने जो है सिम्टम्स आपने याद रखने हैं। देन उसके बाद देखें, अब जो है क्लिनिकल फीचर जो होंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, तो काइलोनिकिया होता है, उसके जो स्पून होते हैं ना, वो नेल जो होते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल इधर स्पून है, ठीक है, जो होते हैं, सॉरी, उनके जो नेल होते हैं, नेल जो होते हैं वो स्पून की तरह के हो जाते हैं, जैसे चम्मच नहीं होता इस तरह के उसके ना जो अंदर डिफेक्ट सब बन जाता है, इसे कहते हैं काइलोनिकिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एंगुलर ग्लोसाइटिस होगा, एंगुलर चिलियोसिस। तो ये क्या होता है, ये वैसे जो होता है ना अनीमिया के अंदर, किसके अंदर होता है ये, जिसके अंदर विटामिन बी जो विटामिन बी6 की डेफिशिएंसी होती है ना, उनके अंदर वैसे जो विटामिन की डेफिशिएंसी होती है ना, उनके अंदर होता है ये एंगुलर चिलियोसिस। तो इसमें होता है क्या कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये उसके जो होंठ है, ठीक है, ये उसके जो होते हैं वो लिप्स हैं, देखें ये लिप्स हैं, और लिप्स की जो साइड्स होती हैं यहाँ पे उनको जो होता है वो अल्सर से बन जाते हैं, ठीक है, उनकी जो होती है वो वो हो जाता है, उसको अल्सर से बने होते हैं, तो इसे हम कहते हैं उनको एंगुलर चिलियोसिस है, ठीक है, एंगुलर चिलियोसिस है। और उसके बाद क्या होता है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। अब एट्रोफिक ग्लोसाइटिस क्यों होता है, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल टंग है किसी की, ठीक है, टंग है, और टंग की ये जो लेयर है ना, ये म्यूकोजल लेयर है, ये वाली, उनके जो होते हैं नीचे होती हैं, इसमें सब म्यूकोजा क्या होती हैं, वेसल रन कर रही होती हैं, ब्लड वेसल। अब होता क्या है कि जब एनीमिया होगा तो आगे जो म्यूकोजा को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। जब म्यूकोजा को ब्लड की सप्लाई कम होगी तो फिर क्या होगा, फिर जो म्यूकोजा है इसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, इसकी एट्रोफी हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। जब इसकी नेक्रोसिस हो जाएगी तो अब जो ब्लड वेसल्स हैं वो नीचे से एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक है, वो एक्सपोज होंगी तो उसकी जो टंग होगी वो रेड सी नज़र आना शुरू हो जाएगी। एट्रोफी, ऊपर एट्रोफी होगी या जो म्यूकोजा की, जब एट्रोफी होगी तो नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो होंगी वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जिसे कहते हैं ग्लोसाइटिस, ठीक है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। इससे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, निक्रोज इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इसे कहते हैं एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। और फिर उसके बाद क्या होगा, पीका। बेसिकली ये ना समझे कि साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है। इसमें होता क्या है कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, वो जो लाइक हमारे पास मड हो गया, ठीक है, आइस वगैरह हो गया, क्ले वगैरह, इनको ना वो जो होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो जो होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। और ये क्यों खाते हैं, वो समझते हैं कि इनके अंदर आयरन वगैरह इसकी कंपनसेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये पाइका होता है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, एंगुलर चिलियोसिस और काइलियोनिकिया। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं इसके हमारे पास क्लिनिकल फीचर हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। देन उसके बाद एक सिंड्रोम है, प्लूमर विल्सन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एसोफेगस है, और एसोफेगस का ये मिकोजा है, ठीक है, ये वाला मिकोजा है एसोफेगस का। अब होता क्या है कि ये जो होती है ना, इसकी मिकोजल इनर मोस्ट जो लेयर होती है इसकी, जो ये इसकी ना ये जो होती है वेब बन जाती है इसकी, ठीक है, ये होती है प्रोट्रूड कर जाती है इनवर्ड। जब इनवर्ड प्रोट्रूड करेगी तो अब आगे जो होगा वो फूड पास नहीं करेगी। जब आगे फूड पास नहीं करेगी तो इधर फूड स्टक हो जाएगी। जब भी स्टक होती है फूड, जो एसोफेगस से आगे पास नहीं करती, तो हम कहते हैं डिस्फेजिया। डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, डिस्फेजिया होगा। और ये क्या है, एसोफेजियल वेब है, डिस्फेजिया होगा, एसोफेजियल वेब होगा, प्लस उसको एसोफेजियल वेब होगा प्लस आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों हो रहा है, जब आगे फूड ही नहीं जा रहा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे। जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो इसके अंदर आयरन वगैरह है तो आयरन उसको नहीं मिलेगा। जब आयरन नहीं मिलेगा तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। और क्या होगा, उसकी जो टंग होगी, टंग उसकी रेड बीफी टंग हो जाएगी, ठीक है, रेड या एट्रोफिक ग्लोसाइटिस हो जाएगा, ठीक है, रेड बीफी टंग। तो ये मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया। इसमें क्या होता है, ये मिकोजा है, मिकोजा जो वो निक्रोसिस हो जाती है, उसकी एट्रोफी हो जाती है, नीचे जो वेसल होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो रेड बीफी टंग नजर आती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। तो ये हमारे पास होती है एसोफेजियल प्लूमर विल्सन सिंड्रोम। प्लूमर विल्सन सिंड्रोम में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, एसोफेजियल वेब, ठीक है, एसोफेजियल वेब होता है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस जिसे हम बीफी टंग भी कहते हैं, ठीक है, और इंक्रीज रिस्क फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा,
ये आपने डिस्फेजिया भी याद रखना साथ प्लस, ठीक है। इंक्रीज रिस्क फॉर सिक्वेमस, इससे देखें ना डिस्फेजिया हो रहा है से सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा। सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा जो एसोफेगस का होता है ना, कोई भी ऐसी कंडीशन से हो सकता है जिससे एसोफेगस की इरिटेशन हो रही हो वाल की। तो अब इसमें क्या है, इसमें इरिटेशन नहीं हो रही है, देखें यहाँ पे जो होती है वेब बनी हुई है, फूड इधर स्टक की हुई है और ये फूड होती है वाल को इरिटेट करेगी। जब इरिटेट करेगी तो उनको कैंसर का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास आ गई लैब फाइंडिंग। लैब फाइंडिंग में सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता था, हमने इनिशियल रिपोर्ट कौन सी करवाते हैं, हम उसकी सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में हमने उसका देख लिया, जिसका हीमोग्लोबिन देख लिया, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा। और उसके बाद हमने एमसीवी देख लिया, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, और लेस देन 80 होगा। तो आपने एक पॉइंट इधर याद रखना है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है अगर उसकी इनिशियल स्टेज है ना, अर्ली स्टेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अर्ली में क्या होगा, अर्ली में जो होगा उसको नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है। नॉर्मोसिटिक अनीमिया, अर्ली में नॉर्मोसिटिक अनीमिया क्यों होता है कि हमारी बॉडी होती है वो कंपनसेट करती है, और जिससे क्या होता है जो एमसीवी का वॉल्यूम 80 to 100 होता है। जब ये लेट डिजीज़ हो जाती है जिसमें क्या हो जाता है उसका 80 लेस देन 80 हो जाता है इसका जो काउंट होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज प्लेटेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। तो इस ये थ्रोम्बोसाइटोसिस क्यों होता है, जब भी रेड ब्लड सेल होंगे उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हमारे पास जो हीमेटोपोइसिस हो रही होती है उसका जो पाथवे होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो होती है ना ये थ्रोम्बोसिस, जो हमारे पास प्लेटेट है उनकी प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। एक लाइन अगर लीनियज ख़त्म हुई है ना, कम हुई है उसकी प्रोडक्शन, तो दूसरी लीनियज की तरफ जो होते हैं हमारे पास सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, प्लेटेट का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हमने सीबीसी में देख लिया उसको, हीमोग्लोबिन देख ली, एचपी देख लिया, हमारे पास रेड ब्लड सेल वॉल्यूम चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका जो होता है हेमाटोक्रिट भी देख लिया उसके अंदर, ठीक है, हेमाटोक्रिट देख लिया, एमसीवी, और उसके बाद हमने उसका थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का लेवल भी चेक कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका जो टेस्ट है वो आयरन प्रोफाइल है। तो आयरन प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले देखें, ये हमारे पास ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर क्या होती है, ट्रांसफेरिन, ठीक है, ट्रांसफेरिन ये क्या करती है, आयरन को जो होती है पर साथ बाइंड करती है। तो इसको कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफेरिन को, ठीक है। और जो होती है सीरम के अंदर आयरन हमारे पास आयरन थोड़ी सी अमाउंट में होती है, इसे हम कहते हैं सीरम आयरन, जो फ्री फॉर्म में होती है। और जो कितने परसेंट इसके साथ होती है वो सेचुरेट होती है आयरन, तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज सेचुरेशन। और स्टोर फॉर्म में होती है हमारे पास लीवर और बोन मैरो में, मैक्रोफेजेस में पड़ी होती है। वो किसके साथ अटैच होती है, वो फेरिटिन के साथ, तो वो होती है हमारे पास फेरिटिन। अब देखें, जब भी किसी को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा तो सबसे पहले कौन सी आयरन का लेवल कम होगा, स्टेप वाइज चलें। तो सबसे पहले जो आयरन का कम होगा लेवल वो कौन सी होगी, वो फेरिटिन की फॉर्म होगी, क्योंकि स्टोर फॉर्म सबसे पहले ये यूज़ होगी। देन उसके बाद कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, जब भी फैटिन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है तो टोटल आयरन बॉडी जो होती है, बॉडी समझती है कि अब जो होती है हमारे पास आयरन आगे कम हो गया, जो स्टोरेज फॉर्म थी, तो वो बॉडी जो होती है वो कहती है कि जो होती है टोटल आयरन बॉन्डिंग जो कैपेसिटी होती है, जो हमारे पास ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये जो होते हैं इनको ज़्यादा किया जाए, ताकि जो ट्रांसपोर्ट आयरन जो होती है वो ज़्यादा की जाए, आयरन के ट्रांसपोर्टर बढ़ाए जाएँ ताकि आयरन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाए। तो ये होंगे हमारे, ये लिवर ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बेसिकली, ये जो हमारे पास ट्रांसफेरेंट है। तो लिवर जो है बस ज़्यादा करना शुरू कर देता है ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी फैटिन का लेवल ज़्यादा होगा तो जो कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फैटिन जो हमारे पास लेवल जब ज़्यादा होगा तो हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो कि वो कम हो जाएगी। अगर फैटिन का लेवल कम होगा तो ये इसकी जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी ये ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, फैटिन का लेवल जो होता है वो कम हो रहा है। जब फैटिन का लेवल कम हो जाएगा तो अब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इसका लेवल कम हो गया, और आयरन जो भी सीरम के अंदर होगी वो भी यूज़ हो जाएगी, तो इसका लेवल भी कम हो जाएगा। और परसेंटेज सेचुरेशन है, तो ये आप देखें ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल है, ये 1 2 ट्रांसफेरेंट मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ एक आयरन का जो होता है वो मॉलिक्यूल अटैच होता है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव। अगर मैं इसको जो होती है 6 मॉलिक्यूल लगाऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं, 2 आयरन के, एक ये और एक ये। अब देखें 2/6 हमारे पास 6 ट्रांसफेरेंट के मॉलिक्यूल हैं और 2 आयरन के हैं, इनका 1/6 होगा। जब इसका हम निकालेंगे तो 33, तो इट मीन 33% जो होती है हमारी आयरन जो होती है ट्रांसफेरेंट के साथ बाइंड करती है। तो ये इसकी नॉर्मल सेचुरेशन है।
परसेंटेज सैचुरेशन। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हो कि उसकी जो आयरन है वो आयरन एक, ये देखें आयरन उसकी कम हो गई है, ठीक है, उसकी जो आयरन कम होगी, जब आयरन कम होगी तो अब क्या होगा, अब देखें सिर्फ एक आयरन अटैच है। जब एक आयरन अटैच होगी तो फिर अब जब हम इसका जो निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको हाफ़ कर दें तो वो इसका तकरीबन 60% आता है, ठीक है, 16%। तो इसका 16% आ जाएगा। इट मीन इसकी जो परसेंटेज सैचुरेशन है उसका लेवल जो है वो कम हो गया, ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन कम हो जाती है। ओके, तो अभी हम देख लें आयरन की जो प्रोफाइल है, इसमें देखें आयरन प्रोफाइल में डिक्रीज सीरम आयरन और इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। जब भी जो होगा ना टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जब भी फैटिन कम होगी तो ट्रांसपोर्टर जो होंगे वो लीवर जो होगा उनको ज़्यादा कर देगा, जो हम जिसे हम कहते हैं ट्रांसफेरेंट, ठीक है, इंक्रीज ओनली इन द अनीमिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी, ये जस्ट इसी अनीमिया के अंदर होते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसी के अंदर जो ट्रांसफेरेंट मालिक्यूल होते हैं, ट्रांसफेरेंट होते हैं वो कम होती हैं, डिक्रीज ट्रांसफेरेंट। और ये बेस्ट सिंगल टेस्ट है कन्फर्म द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जो टेस्ट है जो बेस्ट टेस्ट है आयरन की डेफिशिएंसी के लिए, चेक करने के लिए आयरन प्रोफाइल को, तो वो हमारे पास है फेरिटिन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, फेरिटिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लें। फिर उसके बाद हमारे पास जो होते हैं परसेंटेज जो सैचुरेशन है, तो बुक ने लिखा हुआ लेस दैन 15%, तो ये ऑलमोस्ट लेस दैन 15% होती है, 15-16%, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, सॉल्युबल ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर इज इंक्रीज, तो ये भी इसके अंदर इंक्रीज होते हैं, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप देख लें इसकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है CBC करवाना है और आयरन प्रोफाइल करवानी है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हैं इसके। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, तो ट्रीटमेंट में हमने क्या करना होता है, ट्रीटमेंट में जो है हम देंगे उसको फेरस सल्फेट, ठीक है, ओरली हम देंगे उसको फेरस सल्फेट देंगे 200 mg 8 ऑरली, ठीक है। मीन के हमने पर डे जो है एक दिन में हमने 3 टाइम जो होता है उनको जो होती है ये हमने जो होता है वो ड्रग देनी है हमारे पास फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। ओके, गिवन फॉर 3 to 6 मंथ, और 3 to 6 मंथ के लिए देंगे, और प्रोवाइड करेगी ये जो होगी ना 200 mg है, एक दिन में कितनी बन गई 600 mg, ठीक है। अब ये 600 mg है ना, इसमें से जस्ट हमारे पास एक दिन में जो हमें 195 मिलीग्राम जो होगी, इतनी ही आयरन जो होगी वो हमें मिलेगी पर डे के हिसाब से, ठीक है। बाकी जो होगी वो सारी वेस्ट हो जाएगी, वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगी, तो ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद अगर फेरस ग्लूकोनेट होती है, तो ये हम एक दिन में 2 बार देते हैं, ठीक है, 12 आवर या 3 mg देते हैं। और ये जो होती है ना हमारे पास उन पेशेंट को देते हैं जो पेशेंट होते हैं इंटॉलरेंस होते हैं टू फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट से इंटॉलरेंस होते हैं, तो उनको हम जो देते हैं वो जैसे कि डिस्पेप्सिया, अगर ये कोई पेशेंट है वो फेरस सल्फेट लेता है तो उससे उनको जो होता है वो डिस्पेप्सिया हो जाता है, तो उनके लिए हमने क्या देनी होती है फेरस ग्लूकानेट। और ये जो फेरस ग्लूकानेट होती है, या दिन में 2 बार देंगे, एक डे में 24 आवर में 2 बार देंगे। और ये जो जस्ट 75 जो 70 जो होती है ना mg जो होती है एलिमेंट ऑफ आयरन पर डे जो होती है वो हमें मिलती है, बाकी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो इसमें भी 600 है, ठीक है, 600 है, बट इसमें हमें कम अमाउंट होती है वो आयरन की मिलती है। रिस्पॉन्स टू थेरापी, जब भी हम आयरन देते हैं ना, तो इसका जो थेरापी का रिस्पॉन्स है ना, हमने 7 to 10 डेज़ के बाद अगर हम रिपोर्ट करवाएं इनकी जो होती है वो CBC करवाएं, तो इनका मस्ट जो होता है ना, एक रिस्पॉन्स अगर अच्छा आ रहा है तो हम कहेंगे इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। इट मीन कि इनका जो 1 ग्राम पर DL, अगर फॉर एग्जांपल इसकी हीमोग्लोबिन थी पहले 9, ठीक है, 9 मिलीग्राम पर DL, तो अब हमने 7 to 10 डेज़ के बाद जब इसका चेक करें हीमोग्लोबिन का लेवल, तो वो होना चाहिए इनका 10 या मोर देन 10, ठीक है। तो हम कहेंगे मिलीग्राम पर DL, तो हम कहेंगे इनका जो आयरन का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो इनका इसका ग्राम पर DL, ठीक है, ग्राम पर DL, तो इनका जो रिस्पॉन्स है हमारे पास वो बहुत अच्छा आ रहा है, जो ड्रग का इसको जो है वो ड्रग रिस्पॉन्ड कर रही है। इंक्रीज रेटिकुलोसाइट विद इन 7 डेज़, और जो रेटिकुलोसाइट का काउंट कम होता है वो 7 डेज़ में जो होता है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। रेटिकुलोसाइट काउंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास जो मैंने बताया था कि 45% होते हैं हमारे पास जो होते हैं हेमाटोक्रिट होते हैं, ठीक है, जो ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे पास हेमाटोक्रिट जो होता है, ठीक है। ये किस तरह पता चलता है, हमने जो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब कुछ इमेच्योर सेल्स होते हैं
वो जो होते हैं ना, देखें डेली जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, डेली के जो सेल्स होते हैं, कुछ थोड़े से जो सेल्स होते हैं डेली की, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है रेड ब्लड सेल की। और जो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है ना, उसको कंपनसेशन करने के लिए ना बोन मैरो जो होती है ना, वो इमेच्योर सेल जो होती है ना ब्लड के अंदर भेज देती है। इमेच्योर जो सेल होते हैं, इमेच्योर सेल, और ये जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। और ये इसका जब काउंट चेक करते हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल होते हैं 2%, ठीक है, 2%। अगर रेटिकुलोसाइट हमारे पास ज़्यादा हो जाए, 2 to 3% हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे पास गुड बैड मैरो रिस्पॉन्स है। लाइक अनीमिया के अंदर अगर इसका रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा हो जाए तो इट मीन के बोन मैरो जो होते हैं वो कंपनसेशन करने के लिए प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर रही है, तो इंक्रीज रेटिकुलोसाइट होता है इसके अंदर, ठीक है। विद इन 7 days के अंदर जो होता है रेटिकुलोसाइट होता है वो इंक्रीज़ होना होता है। अब जो इसके अंदर रेटिकुलोसाइट होता है हमारे पास आयरन के अंदर, वो कम क्यों होता है, वो कम होता है, उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि आयरन के अंदर जो होती है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम हो रही होती है, क्यों, हीमोग्लोबिन कम होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जब हम ड्रग देंगे तो विद इन 1 week उसका जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है जी, बाकी जो है वो कल हम थैलेसीमिया करेंगे।